करते हैं हम लोग शुरू। तो फिर हम लोग फिर वहाँ प्रथम अंक खत्म हो जाता है, तो फिर हम द्वितीय अंक की बात करेंगे। तो यहाँ पे ग्रीक ग्रीक शिविर है, यानी कि सिकंदर का शिविर है, जहाँ पे कार्नेलिया का बैठी हुई है। और कार्नेलिया मतलब भारत के जो सिंधु नदी के तट पे बैठ के उसका मतलब मनोहर दृश्य को अपना मतलब देख रही है और उसका वर्णन कर रही है। उसके बाद फिर वो कहती है कि मतलब वही कहती है कि इस वातावरण में से धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता जैसे हृदय में घुस रही है। तो भारत की वातावरण और भारत के मनोरम दृश्यों का वो प्रशंसा करती है और वो भारतीय संगीत सीखी रहती है। तो वही फिर वो ये वाला गीत गाती है जो प्रसाद जी का बहुत ही मतलब प्रसिद्ध और सब लोग जानते हैं इसको कि अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो ये आप लोग गीत इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। जितने देखिए मैंने कहा था कि इस नाटक में या फिर जो अन्य नाटक हैं क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद के जो अन्य नाटक है, इसमें आपको जितने भी गीत मिलते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं, तो उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे आपको ये वाला गीत मिलता है, अरुण मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता है एक सहारा। इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद वहाँ फिलिप्स का प्रवेश होता है। फिलिप्स कौन था, कोई बताएगा? फिलिप्स कौन था? सेल्यूकस मंत्री था ना। अच्छा, फिलिप्स उसके मतलब सिकंदर के साथ था। एक वहाँ क्षत्रप लिखा होगा, फिलिप क्षत्रप था। क्षत्रप था। हाँ, तो एक मंत्री टाइप का था। सेल्यूकस सेनापति था, वहाँ सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस, और फिलिप्स एक क्षत्रप था, मतलब एक मंत्री टाइप का था। ठीक है। तो फिर मतलब फिलिप्स के मन में कार्नेलिया के प्रति थोड़ा सा मतलब प्रणय भाव या फिर प्रेम वाला भाव था। और कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? सेल्यूकस की। हाँ, कार्नेलिया सेल्यूकस की पत्नी थी। और क्या कहते हैं कि फिलिप्स के मन में क्या कहते हैं उस इनके लिए कार्नेलिया के लिए प्रेम भाव था। तो फिलिप्स जब वो गीत गाती होती है तो क्या कहते हैं फिलिप्स का प्रवेश होता है। तो फिलिप्स कहता है, कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में भी विलम्ब हो। क्योंकि जब से ये लोग मतलब भारत में क्या कहते हैं आक्रमण करके भारत की सीमाओं तटीय सीमाओं पर रहते थे, तब से क्या कहते हैं कार्नेलिया किसी एक मतलब किसी के पास जाके संगीत सीखती थी, तो उसे भारतीय संगीत भारतीय संस्कृति के बारे में सारी जानकारी हो गई थी। तो ये फिलिप्स कहता है कि कैसा मधुर गीत है कार्नेलिया, तुमने तो भारतीय संगीत पर पूरा अधिकार कर लिया है, चाहे हम लोगों को भारत पर अधिकार करने में भी विलम्ब हो। इस वाले पॉइंट का आप लोग मतलब एक बार क्या कहते हैं हाईलाइट कर लीजिए। तो फिर वही कार्नेलिया फिलिप्स की बात होती है। फिर इसके बाद फिर कार्नेलिया कहती है कि ग्रीक लोग केवल देशों की विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर भी अधिकार कर लिया। ये भी कार्नेलिया का बहुत भी महत्वपूर्ण कथन है जो कहती है क्योंकि यहाँ पे क्या कहते हैं इधर बीच में कहीं न कहीं फिलिप्स कार्नेलिया को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। तो वही एक तरह से तुच्छ भाव से फिलिप्स को कहती है कि ग्रीक लोग केवल देशों की विजय करके समझ लेते हैं कि लोगों के हृदय पर अधिकार कर लिया। हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं तो यही अपना प्रणय निवेदन करता है। क्या कहते हैं फिलिप्स अपना प्रणय निवेदन कार्नेलिया से कहता है, लेकिन कार्नेलिया को वो अस्वीकार होता है। मतलब इस वाले जो अंक में ये थोड़ी बातें हैं कि जैसे यहाँ पे कुमारी न जाने फिर कब दर्शन हो, इसलिए एक बार इन कोमल करों को चूमने की आज्ञा दो। तो कहीं ना कहीं अपना प्रणय निवेदन करता है, पर कार्नेलिया फिलिप्स को पसंद नहीं करती थी, तो वो मना करती है। तो वो क्या कहते हैं फिर इसे आप देखते हैं कि तो फिर कार्नेलिया कहती है कि तुम मेरा अपमान करने का साहस न करो फिलिप्स। फिलिप्स प्राण देकर भी नहीं कुमारी, परंतु प्रेम अंधा होता है। कार्नेलिया, तुमने अपने अंधेपन से दूसरे को ठुकराने का लाभ नहीं उठा सकते। फिलिप्स इधर तो देखकर यह नहीं हो सकता। वो कार्नेलिया का मतलब उसके साथ गलत व्यवहार करना चाहता है, तो वो चिल्लाती है। तब तक चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है और दोनों में मतलब यह है ना कि चंद्रगुप्त प्रवेश करके फिलिप्स की गर्दन पकड़कर दबाता है। वह गिरकर क्षमा मारता है, चंद्रगुप्त छोड़ देता है। फिर कार्नेलिया धन्यवाद करती है चंद्रगुप्त का। उसके बाद चंद्रगुप्त का वो फिलिप्स चला जाता है। फिर चंद्रगुप्त उनको अपने शिविर पहुंचाने की बात करता है। तो फिर कार्नेलिया अपने पिता को मतलब यानी कि कार्नेलिया के पिता कौन था? कार्नेलिया का पिता कौन था? सेल्यूकस।
हाँ, तो कार्नेलिया शिल्को से खोजती है। सिल्यूकस। हाँ, कार्नेलिया सिल्यूकस से खोजती है, मतलब पूछती है उसके बारे में, और कहती है कि मतलब कि हम इस घटना के बारे में, फिलिप के साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है, उस घटना के बारे में अपने पिता को बताने का वो कहती है, मतलब प्रयास करती है। उसके बाद फिर क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त चला जाता है। उसके बाद कार्नेलिया कहती है कि एक घटना हो गई। फिलिप्स ने विनती की उसे भूल जाने की, किंतु उस घटना की ओर किसी का संबंध नहीं है, उसे कैसे भूल जाऊं। उन दोनों में श्रृंगार और रोध का संगम है, वह भी आह कितना आकर्षक है, कितना तरंग संकुल है। इसी चंद्रगुप्त के लिए उस साधु ने भविष्यवाणी की थी भारत सम्राट होने की, उसमें कितनी मेहनतशीलता वीरता है। तो यहाँ पे वो चंद्रगुप्त से आकर्षित होती है और उनका वर्णन करती है, चंद्रगुप्त का कार्नेलिया। फिर आप देखेंगे कि मतलब सिकंदर और फिलिप्स के बारे में, एनेसिथिटीज, सिकंदर और एनेसिथिटीज का मतलब दृश्य वो लोग बात करते रहते हैं। सिकंदर मतलब यहाँ पे आलोचना करता है कि वो भारत पे आक्रमण करना, मतलब भारत के कई देशों पर आक्रमण कर रहा था, पर यहाँ के राज्य मतलब सोए हुए थे, वो लोग कुछ करना नहीं चाहते थे। तो वही सिकंदर यहाँ कहता है कि विजय करने की इच्छा क्लांति से मिलती जा रही है, हम लोग इतने बड़े आक्रमण के समारंभ में लगे हैं, और ये देश जैसे सोया हुआ है, लड़ना जैसे इनके जीवन का उद्वेगजनक अंश नहीं है। क्योंकि यहाँ से मतलब कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा था सिकंदर का, इसलिए सिकंदर ये आलोचना करता है भारत के राजाओं की और भारत के देश की। अपने ध्यान में दार्शनिक के सदृश निमग्न है। सुनते हैं पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है, हम लोग जब पहुँच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे। यहाँ पौरव कौन है? पौरव से यहाँ किसके संकेत किया गया है, किसी को पता है? यहाँ पर्वतेश्वर है ना। हाँ, पर्वतेश्वर की बात होती है यहाँ पे, कि सिर्फ मतलब एक तरह से पर्वतेश्वर ही वहाँ पे साहस करता है। सिर्फ पर्वतेश्वर साहस करता है प्रतिरोध करने की या फिर सिकंदर की सेना को रोकने के लिए। और पर्वतेश्वर ऐसा क्यों करता है? कुछ पता है पर्वतेश्वर ऐसा क्यों करता है? पिछली क्लास में मैंने कहा था कि आम्बिक सिकंदर का साथ क्यों दे रहा था? आम्बिक सिकंदर का साथ क्यों दे रहा था? पिछली कक्षा में जो भी थे, किसी को याद है कि आम्बिक सिकंदर का साथ क्यों दे रहा था? किसी को नहीं याद? अरे भाई, क्या कहते हैं, आम्बिक का विवाह प्रस्ताव गया था पर्वतेश्वर की बहन के लिए, पर पर्वतेश्वर ने उस विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, इसलिए आम्बिक सिकंदर का साथ दे रहा था, क्योंकि पर्वतेश्वर सिकंदर से लड़ना चाहता था। मतलब क्लियर हुआ? अरे भाई बोलो कोई, क्लियर हुआ ये बात कि आम्बिक सिकंदर का साथ क्यों दे रहा था? अरे तुम वो समझा दो ना कि क्यों हुआ ये, कि पर्वतेश्वर जो था इसका आम्बिक का बाप था, ठीक है? तो आम्बिक के साथ चुप बोलो मत, तुम बंद करो पहले। तुम समझा नहीं पा रही, पता तुम उसको समझाओ ना कि पर्वतेश्वर आम्बिक का क्यों बाप, साथ दे रहा था। पर्वतेश्वर आम्बिक का बाप नहीं था, वो तो गांधार नरेश थे। पर्वतेश्वर आम्बिक का बाप नहीं था। भाई बहन थे। पर्वतेश्वर से अलका की सॉरी कल्याणी की शादी का हो गया था ना प्रस्ताव, यही था ना? हम एकदम नहीं, पर्वतेश्वर की बहन। हम बता रहे, शांत रहो, हम सब बता रहे हैं। पहली बात, कल्याणी वाली बात मैसेज जो भी कर, कल्याणी वाली बात ये आती है कि पर्वतेश्वर के लिए कल्याणी का विवाह प्रस्ताव गया था नंद के द्वारा, पर पर्वतेश्वर उसको भी मना कर देता है, और आम्बिक का विवाह प्रस्ताव गया था पर्वतेश्वर की बहन के लिए, उसको भी पर्वतेश्वर मना कर देता है। इसीलिए क्या कहते हैं, नंद पर्वतेश्वर का साथ नहीं देता है, क्या कहते हैं, सिकंदर को रोकने के लिए। और जो आम्बिक है, आम्बिक गांधार का था, आम्बिक की बहन अलका थी। जब आम्बिक का प्रस्ताव पर्वतेश्वर ठुकराता है तो आम्बिक नहीं क्लियर हुआ, एक बार फिर से समझो यार, हम पिछले क्लास में समझाए थे ये चीज। पहली
मेरी आवाज़ क्लियर है ना बस, क्योंकि यहाँ बगल में रामायण हो रहा है। मेरी आवाज़ क्लियर है ना? हाँ हाँ क्लियर है। हाँ, तो हम बता रहे हैं, एक मिनट यार, बता रहे हैं हम, देखो। पर्वतेश्वर कहाँ का? पंजाब का राजा था, ठीक है। पहले अंक में ये रहता है कि पहले पहले दृश्य में है, पहले अंक में याद नहीं है। पहले अंक में ये चीज़ है कि कल्याणी का विवाह प्रस्ताव पर्वतेश्वर ठुकरा देता है, ये तो याद है सबको। इसीलिए कल्याणी कहती है कि मैं वहाँ रक्षा मतलब क्या करूँगी, हाँ युद्ध क्षेत्र में जाऊँगी, और पर्वतेश्वर जब मतलब जब पर्वतेश्वर फंसा रहेगा तब उसका सहायता करके उसको कृतज्ञ करूँगी। ये तो पता है ना, ये तो याद है आप सबको। ये चीज़ याद है ना, जो ये वाला पूरा मतलब इसका जो परिदृश्य था। हाँ ये भी याद है। ठीक है, इतना समझ में आ गया सबको। उसके बाद हम ये भी बात अब आगे था कि मतलब जो आम्बिक था वो सिकंदर का साथ दे रहा था, ठीक है। आम्बिक की बहन अलका थी, और इन लोग के पिता का नाम नहीं मेंशन किया गया है। इनके पिता का नाम गांधार नरेश किया गया था, से मतलब वो बताया गया है। तो जो आम्बिक था वो सिकंदर का साथ इसलिए दे रहा था क्योंकि सिकंदर का विवाह प्रस्ताव गया था पर्वतेश्वर की भगनी के लिए। भगनी मतलब बहन ही होता है ना। हाँ, पर्वतेश्वर की बहन के लिए आम्बिक का विवाह प्रस्ताव गया था, उसको भी पर्वतेश्वर ठुकरा दिया था, ठीक है। इसीलिए आम्बिक सिकंदर का साथ दे रहा था क्योंकि पर्वतेश्वर का राज्य पहला राज्य था जिस पर सिकंदर आक्रमण करना चाहता था। आया समझ? हाँ आ गया। ठीक है, हम आगे करें। हाँ ठीक है, तो ठीक है, फिर आगे की सुनते हैं। पौरव ने केवल झेलम के पास कुछ सेना प्रतिरोध करने के लिए या केवल देखने के लिए रख छोड़ी है। हम लोग जब पहुंच जाएंगे तब वे लड़ लेंगे, ठीक है। यहाँ पर उनकी बात होती है। फिर यही मतलब इन लोग की अपनी जो राजनीतिक बात रहती है। उसके बाद फिर एक था, देखो यहाँ पे एनाक्लिटिस आम्बिक की बात करता है कि परंतु आम्बिक तो अपनी प्रतिज्ञा का सच्चा निकला, प्रबंध तो उसने अच्छा कर रखा है क्योंकि वो इन लोगों का साथ दे रहा था। फिर सिकंदर का दृष्टिकोण है आम्बिक के बारे में कि लोभी है, सुना है उसकी एक बहन चिढ़कर सन्यासिनी हो गई है। बहन मतलब उसकी बहन अलका, क्योंकि वो घर अपना राजकुल छोड़ के चली गई थी, जंगल में आके दंडैन के पास रहने लगी थी, ठीक है। ये वाली पूरा पिछले अंक में था। फिर उसके बाद ये है, फिर यही से बात होती है। तो फिर सिकंदर को कहीं ना कहीं डर रहता है कि जो दंडैन भविष्यवाणी किए थे, जो यहाँ कहता है कि मुझे उस नंगे ब्राह्मण की बातों से बड़ी आशंका हो रही है, भविष्यवाणियाँ प्रायः सत्य होती हैं। तो ये लोग अपना मतलब राजनीतिक चर्चा कर रहे थे, इसी में ये सब बातें हो रही थी, इसमें इतना कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। फिर एक और से फिलिप्स, यानी जो उसका क्षत्रप था, आम्बिक जो साथ दे रहा था इसका गंधार का राजकुमार, और सिलुकस और चंद्रगुप्त का प्रवेश। और सिलुकस, ये तो याद है ना कि सिलुकस चंद्रगुप्त की जान बचा रहता है उस बाघ से, जो मतलब जब चंद्रगुप्त बेहोश पड़ा रहता है तो इसलिए इसको, हाँ ठीक है, ये क्लियर है, ठीक है। इसलिए ये लोग साथ रहते हैं, इतना मतलब ऐसा नहीं कि दोनों साथ में क्यों हैं, ठीक है। उसके बाद इन लोग से बात हो रही है, तो एक तरह से यही बातें इन लोग में होती रहती है, आरोप प्रत्यारोप होता रहता है। तब तक क्या कहते हैं, सिलुकस और फिलिप्स में मतलब बात में झगड़ा हो जाता है, क्योंकि फिलिप्स सिलुकस पर आरोप लगाता है कि वो चंद्रगुप्त के साथ है, इसलिए क्या कहते हैं वो मतलब अपना यवनों को छोड़ के उन लोग के साइड हो गया, उन लोग को यहाँ की खबर पहुँचा रहा है। ऐसा आम्बिक मतलब नहीं, फिलिप्स ऐसा सिलुकस पे आरोप लगाता है। तो इन लोग में अपना तलवार वाला मतलब तलवारबाजी या फिर अपना झड़प शुरू हो जाती है। तो फिर सिकंदर कहता है तुमने जो कहा है उसको आप क्या कहते हैं प्रयास करिए। जिस सिकंदर कहता है कि तलवार खींचने से अच्छा होगा कि तुम अभियोग को निर्मूल प्रमाणित करने की चेष्टा करते, बतलाओ तुमने चंद्रगुप्त के लिए अब क्या सोचा। मतलब यही बात है, मतलब बात सिर्फ इतनी रहती है कि फिलिप्स ये कहता है कि सिलुकस चंद्रगुप्त को अपने पास रखे हुए ताकि यहाँ के सारे भेद चंद्रगुप्त जाके अपनी सेना को बताए, जो यवन सेना के भेद जाके अपने मतलब राज्य को देश को बताए। उसके बाद सिलुकस कहता है कि चंद्रगुप्त ने अभी अभी कार्नेलिया को इस नीच फिलिप्स के हाथ से अपमानित होने से बचाया है, और मैं स्वयं यह अभियोग आपके सामने उपस्थित करने वाला था। इसके बाद फिर सिलुकस पर आरोप लगाता है कि इनकी कन्या यानी कि कार्नेलिया दांडैन के यहाँ आश्रम पर भारतीय दर्शन पढ़ने जाती है, भारतीय संगीत सीखती है, वहीं पर विद्रोहकारी अलका भी आती है।
और चंद्रगुप्त के लिए जनरौ फैलाया गया है कि यही भारत का भावी सम्राट होगा। ये सब आरोप फिलिप्स लगाता है सेल्यूकस पे, ताकि मतलब उनको यहाँ से अपने यहाँ से क्या कहते हैं सिकंदर निकाल दे। इसी बारे में बात होती है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि फिर सिकंदर चंद्रगुप्त से पूछता है कि तुम्हें क्या कहना है। तो चंद्रगुप्त कहता है कि नहीं, मुझे क्या कहते हैं सिर्फ यहाँ पे मैं यहाँ से सेल्यूकस के निमंत्रण पे आया हूँ। और ये था ना कि एक साधारण निमंत्रण और सेल्यूकस से उपकृत होने के कारण उनके अनुरोध की रक्षा। मतलब वो चंद्रगुप्त इतना कहता है कि मैं यहाँ किसी अपने एक कारण से मतलब या फिर कोई अपने निजी कारण से नहीं आया, मैं सिर्फ क्या कहते हैं सेल्यूकस के कहने पर उनके अनुरोध की रक्षा करने के आया हूँ। तो फिर सिकंदर का है कि कहता है कि परंतु इन्हीं यवनों के द्वारा भारत जो आज तक कभी आक्रांत नहीं हुआ विजित किया जाएगा। तो सिकंदर भविष्यवाणी करता है। उसके बाद चंद्रगुप्त कहता है ये आपको बहुत महत्वपूर्ण है कि वह भविष्य के गर्भ में है, उसके लिए अभी से इतनी उछल कूद में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद यही मतलब जो इन्हीं सब में थोड़ा सा मतलब मुठभेड़ या फिर मतलब मुंह से झड़प या फिर बहस हो जाती है। तो क्या कहते हैं सिकंदर आदेश देता है चंद्रगुप्त को बंधक बनाने की, पर बंदूक मतलब क्या कहते हैं चंद्रगुप्त सबको घायल करके भाग जाता है। इस अंक पे इतना ही होता है, ठीक है। उसके बाद अगला अंक है कि झेलम तट का बनपथ। अगला दृश्य है अंक दूसरे अंक का दूसरा दृश्य, झेलम तट का बनपथ, चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका का प्रवेश। इन लोगों में मतलब बात होती रहती है चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका में। इस पर कुछ और सिंहगढ़ का क्या कहते हैं, इसमें सिंहगढ़ का क्या लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं और ये लोग अपना बात करते रहते हैं। उसी में गांधार नरेश आते हैं अलका खोजते खोजते, क्योंकि वो अपने राजभवन से निकल के चली गई रहती है। उसमें फिर क्या कहते हैं जब फिर सिंहगढ़ भी इसमें आते, इस अंक में इतना कुछ खास नहीं है। फिर ये लोग मतलब शुरू में क्या कहते हैं चाणक्य, चंद्रगुप्त और अलका अपनी मतलब एक तरह से राजनीतिक बात करते रहते हैं और फिर सिंहगढ़ का इंतजार करते हैं कि वो कब आएगा। उसके बाद फिर अब गांधार नरेश का प्रवेश होता है तो उसको अपनी कुटिया में अलका रहने की जगह देती है। तो सिंहगढ़ आता है तो फिर वही बात होती है। तो लोग कहते हैं कि फिर देखो सिंहगढ़ कहता है कि किंतु परंतु नहीं आर्य, आप आज्ञा दीजिए, हम लोग कर्तव्य में लग जाएंगे, विपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब कि आप जो कहने करेंगे हम कर लेंगे। फिर चाणक्य का ये कथन बहुत है कि चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे ही हो। तो चाणक्य को सिर्फ अपने क्या कहते हैं मंजिल से वो क्या कहते हैं वो है, वो साधन मतलब जो रास्ता चाहे जैसे बना लेगा पर उसको मंजिल चाहिए। वही यहाँ पे है कि चाणक्य सिद्धि देखता है, साधन चाहे कैसे हो, बोलो तुम लोग प्रस्तुत हो। मतलब सिंहगढ़ और चंद्रगुप्त को बोलता है तुम लोग करने को तैयार हो, क्योंकि हमको अपनी मंजिल पहुँच जाएंगे, साधन चाहे जैसे तुम लोग करना पड़ेगा। तो ये बात यहाँ होती है। पर ये कथन आप लोग याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। उसके बाद फिर चाणक्य क्या कहते हैं, चाणक्य इन लोग को सिंहगढ़ और अलका को मतलब एक तरह से उन लोग का भेष बदलता है पर्वतेश्वर के सेना में जाके वहाँ के बारे में जानने के लिए। हाँ, पर्वतेश्वर की सेना में जाके वहाँ के बारे में क्या चल रहा है उसको जानने के लिए। तो वो सिंहगढ़ और अलका का नटी का भेष बनाते हैं, चंद्रगुप्त को सपेरा और खुद ब्रह्मचारी बनते हैं। ये चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए, क्योंकि एनटीए पूछ सकता है कि ये लोग किसका वेश धारण करते हैं। तो सिंहगढ़ और अलका नटी का वेश धारण करते हैं, चंद्रगुप्त सपेरा बनता है और चाणक्य ब्रह्मचारी बनते हैं। पर्वतेश्वर की सेना में जो एक गुल में अपनी छावनी डाले हैं वे सैनिक कहाँ के, मतलब पर्वतेश्वर की सेना की जानकारी लेने के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद फिर आपको कल्याणी का प्रवेश दिखता है इस युद्ध में, क्योंकि कल्याणी वहाँ पर प्रण ली रहती है कि वो पर्वतेश्वर के युद्ध में जाके उसकी जान बचाएगी और अपने कृतज्ञता तब उसको ये बताएगी कि स्त्री भी कुछ कर सकती है। तो यहाँ पे है कि पुरुष वेश में कल्याणी और सैनिक का प्रवेश, मगध का सैनिक और कल्याणी वहाँ की राजकुमारी, ये इन लोग की अपनी बात होती है। तो फिर ये जो वहाँ का सेनापति रहता है, सैनिक रहता है, वो कहता है मगध का कि स्त्री की अधीनता वैसे ही बुरी होती है, तो इस पर युद्ध क्षेत्र में भगवान ही बचाए। ये कथन भी आपका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्त्रियों के प्रति जो दृष्टिकोण था उस समय का वो ये दर्शाता है। फिर कल्याणी अपना जो उसका मनोरथ रहता है वो बताती है कि मेरी इच्छा है कि जब पर्वतेश्वर यवन सेना द्वारा चारों ओर से घिर जाए उस समय उसका उद्धार करके अपना मनोरथ पूर्ण करूं। यही प्रतिज्ञा वो पहले भी की रहती है। तो इसको भी नोट कर लीजिए और ये दोनों नोट कर लीजिए आप लोग। उसके बाद पर्वतेश्वर फिर आके पर्वतेश्वर अपने मतलब क्या कहता है युद्ध प्रवेश में घूमता रहता है।
तो फिर वो आके पूछता है कि वह किस गुल्म का शिविर है, मतलब गुल्म एक तरह की कौन से राज्य का है, फिर नहीं पहले से था कि जो छोटे छोटे रजवाड़े रहते थे, तो किसी एक बड़े राजा के मतलब अंदर आते थे, तो वही गुल्म होता था कि कौन से गुल्म है या फिर कौन से राज्य का शिविर है, वो पता करता है पर्वतेश्वर। तो कल्याणी कहते, कल्याणी वहाँ पे युवक का वेश धारण करके गई रहती है, तो कल्याणी कहती है मगध गुल्म का महाराज, तो वो बता देते कि मगध का ही है। फिर मतलब पर्वतेश्वर को क्या कहते हैं, वो असंभव लगता है, उसने कहा था कि उसने तो रण निमंत्रण ही अस्वीकृत कर दिया था कि मगध तो इसमें नहीं आने वाला था। तो कल्याणी फिर बताती है कि नहीं, मगध सेना नहीं आ सकती थी, पर हम लोग एक टुकड़ी जो हम लोग आने जाते थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तीन पे से बातें होती रहती हैं, तब तक चंद्रगुप्त, सिंहगरुड़ और अलका अपने क्या कहते हैं बदले हुए वेश में आते हैं। चंद्रगुप्त किसका वेश बनाया रहता है, किसी को याद है? चंद्रगुप्त किसका वेश बनाया रहता है? सपेरा सपेरा। और सिंहगरुड़ और अलका नटनटी का, ठीक है। उसके बाद फिर यही सब होता रहता है, इसमें कुछ इतना नहीं है। अब सपेरे के क्या कहते हैं ये लोग अपना जो भी कार्य था कर रहे होते हैं, तो फिर कल्याणी के कथन बहुत ये है महत्वपूर्ण है कि आश्चर्य है कि मनुष्य ऐसे कुटिल विषधरों को भी वश में कर सकता है, परंतु मनुष्य को नहीं। ये कल्याणी कथन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछता रहता है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद ये सब बातें होती रहती हैं। तो फिर क्या कहते हैं इसमें कुछ नहीं है, लेकिन कल्याणी चंद्रगुप्त और सिंहगरुड़ और अलका को पहचान जाती है, संग इतना है। फिर रास्ते फिर बाद में लोग एक ही साथ हो जाते हैं, कल्याणी चंद्रगुप्त एक ही जगह चले जाते हैं, इसमें इतना रहता है इस अंक में। फिर तीसरे अंक में इन लोग का युद्ध होता है, पर्वतेश्वर चंद्रगुप्त मतलब पर्वतेश्वर और क्या कहते हैं और सिकंदर का युद्ध होता है। और इसमें पर्वतेश्वर की हार होती है, क्योंकि पर्वतेश्वर लेकिन पर्वतेश्वर से ये कथन है कि इन्हें बतला देना होगा कि भारतीय लड़ना जानते हैं, बादलों से पानी बरसने की जगह वज्र बरसे, सारी गज सेना छिन्न भिन्न हो जाए, रथी विरथ हो, रक्त के नाले धमनियों से बहे, परंतु एक पग भी पीछे हटना पर्वतेश्वर के लिए असंभव है। धर्म युद्ध में प्राण भिक्षा मांगने वाले भिखारी हम नहीं, जाओ उन भगोड़ों से एक बार जननी के स्तन्य की लज्जा के नाम पर रुकने के लिए कहो। ये जो कथन है बहुत है, क्योंकि अगर इसमें अगर ये पर्वतेश्वर वाला हटा के एनडीए पूछ दिया तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि कथन किसका है। तो इसको आप लोग क्या कहते हैं नोट कर लीजिएगा या फिर हाईलाइट कर लीजिए, क्योंकि अगर पर्वतेश्वर का नाम यहाँ से हटा दिया, सिर्फ इतना ही बोल दिया कि इतना दे दिया, तो बहुत लोग क्या कहते हैं वो हो जाएंगे कि किसका कथन है ये। इसको आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। तो इस अंक में कुछ इतना खास नहीं होता, इस अंक में इन लोग का मतलब लड़ाई होता है और क्या कहते हैं पर्वतेश्वर हार जाता है। इसके बाद फिर क्या यहाँ इस वाले अंक में ये होता है कि फिर सिकंदर कहता है, फिर इससे कहता है कि किससे युद्ध, मुमूर्षु घायल, पर्वतेश्वर घायल हो जाता है आखिरी में, मुमूर्षु घायल पर्वतेश्वर वीर पर्वतेश्वर से कदापि नहीं, आज मुझे जय पराजय का विचार नहीं है, मैंने एक अलौकिक वीरता का स्वर्गीय दृश्य देखा है, होमर कविता में पड़ी हुई जिस कल्पना से मेरा हृदय भरा है उसे यहाँ प्रत्यक्ष देखा, भारतीय वीर पर्वतेश्वर अब मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूं। तो पर्वतेश्वर का ये रहता है जैसा एक नरपति अन्य नरपति से करता है, इससे एक नरपति करता है वही ये कहता है पर्वतेश्वर करता है। लेकिन यहाँ सिकंदर क्या कहते हैं अपना संधि की बात करता है पर्वतेश्वर से कि मैं तुमसे मैत्री करना चाहता हूँ, विस्मय विमुग्ध होकर तुम्हारी सराहना किए बिना मैं नहीं रह सकता, धन्य आर्यवीर। फिर पर्वतेश्वर कहा कि मैं तुमसे युद्ध न करके मैत्री भी कर सकता हूँ। फिर चंद्रगुप्त मना करता है, चंद्रगुप्त यहाँ पर्वतेश्वर को मना करता है कि पंचनद नरेश आप क्या कर रहे हैं, समस्त मगध सेना आपकी प्रतीक्षा में है, युद्ध होने दीजिए। क्या कहते हैं जब पर्वतेश्वर घर आ जाता है तो सिकंदर मैत्री का निमंत्रण देता है, यानी कि वो संधि का निमंत्रण देता है, पर चंद्रगुप्त मना करता है कि नहीं अभी पूरी सेना लगी हुई है, आप युद्ध होने दीजिए। पर क्या कहते हैं पर्वतेश्वर नहीं, पर्वतेश्वर युद्ध मतलब बंद कर देता है। वो कहता है कि वीरता भी एक सुंदर कला है, उस पर मुग्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है, मैंने वचन दे दिया अब सिकंदर चाहे हटे। एक तरह से यहाँ पे उन लोग का संधि हो जाती है पर्वतेश्वर की। उसके बाद फिर यहाँ पे आप यहाँ देखेंगे आंभिक आके अलका को और सिंहगरुड़ दोनों को बंदी बना लेता है यहाँ पे युद्ध के बाद, जब क्या कहते हैं इन लोगों की संधि हो जाती है। हाँ,
उसके बाद इस अंक में अपना ये मालविका और चंद्रगुप्त के बीच में बातें हैं, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। वही युद्ध की बात होती है और यहाँ एक क्षुद्रक राजा थे, वो लोग मतलब एक क्षुद्रक नाम का राजा था, वो लोग चंद्रगुप्त को अपना सेनापति बना दिए थे। इस अंक में मतलब यही थोड़ी बहुत बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। पर चंद्रगुप्त का ही कथन मतलब कथन नहीं कह सकते कि यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि सिकंदर के बारे में ये है कि उसके सैनिकों ने बिपाशा को पार करना अस्वीकार कर दिया और यवन देश लौट चलने के लिए आग्रह करने लगे हैं। सिकंदर के बहुत अनुरोध करने पर वे युद्ध के लिए सहमत नहीं हुए, इसलिए रावी के जनमार्ग से लौटने का निश्चय हुआ है। अब उनकी इच्छा युद्ध की नहीं है। ये मतलब ये लोग सिकंदर की सेना के बारे में पता करके आए थे, यही चंद्रगुप्त इस अंक में बताता है। बस यहीं पे इन लोग को सिकंदर की कमी खलती है और फिर यहाँ पे चंद्रगुप्त अपना कुछ संदेश भेजता है कल्याणी के लिए, और उसके बाद यहाँ पे कुछ इतना खास है नहीं। और यहाँ पे कहीं ना कहीं मालविका का थोड़ा बहुत स्नेह हो जाता है चंद्रगुप्त के प्रति, और इसमें इतना कुछ खास नहीं है। और फिर ये पांचवा अंक आपको पर्वतेश्वर का बंदी या फिर पंचतन नरेश का बंदी गृह है, जहाँ पे सिंगरड़ और अलका हैं, वो दोनों अपना बातचीत करते रहते हैं। तो इसी में क्या कहते हैं, अलका बताती है कि मतलब क्योंकि चाणक्य किसी न किसी भांति अलका के यहाँ अपना संदेश पहुँचाते रहते थे, तो वो कहती है कि क्षुद्र को और मालवों में संधि हो गई है, चंद्रगुप्त को उनकी सम्मिलित सेना का सेनापति बनाने का उद्देश्य हो रहा है, ये बात बताती है। और यहाँ पे इसके आगे फिर अलका एक और बात बताती है कि वो क्यों बंदी बनाई गई है, क्योंकि यहाँ पे है कि आम्बिक से पर्वतेश्वर की संधि हो गई है और स्वयं सिकंदर ने विरोध मिटाने के लिए पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्बिक का विवाह करा दिया, हो गया ना। ये विवाह प्रस्ताव पर्वतेश्वर ठुकराया रहता है, तो आम्बिक पर्वतेश्वर के विरोध रहता है। पर जब पर्वतेश्वर क्या कहते हैं, जब सिकंदर और पर्वतेश्वर संधि होती है तो आम्बिक और पर्वतेश्वर का विरोध मिटाने के लिए सिकंदर पर्वतेश्वर की भगिनी से आम्बिक का विवाह करवा देता है, तो ये रंजिश तो खत्म हो जाती है। इसके बाद है, परंतु आम्बिक ने यह जानकर भी कि मैं यहाँ बंदिनी हूँ, मुझे छुड़ाने का प्रयत्न नहीं किया। उसकी भीतरी इच्छा थी पर्वतेश्वर की कई रानियों में से एक मैं भी हो जाऊँ, परंतु मैंने अस्वीकार कर दिया। अब आम्बिक अपने तो शादी कर लिया, उसके बाद चाहता था कि अलका पर्वतेश्वर से शादी कर ले, इसलिए अलका इसलिए नहीं मानी, इसलिए अलका और सिंगरड़ को बंदी बना लिया गया। ठीक है, इसके बाद इन लोग की वही बात है, फिर इन लोग की बात होती है। उसके बाद फिर ये आपको अलका का गीत मिलता है, प्रथम यौवन मदिरा से मत, प्रेम करने की थी परवाह, और किसको देना हृदय, चिन्हने की न तनिक थी चाह। तो ये वाला भी आप लोग क्या कहते हैं, जब ये गीत है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। फिर पर्वतेश्वर आता है तो उसको मतलब क्या कहते हैं, अपने राजभवन में ले जाना चाहता है, या फिर कहता है तुम आओ, राजभवन तुम्हारी प्रतीक्षा करता है। फिर अलका का कथन है कि नहीं पौरव, मैं राजभवनों से डरती हूँ, क्योंकि उनके लोभ से मनुष्य आजीवन मानसिक कारावास भोगता रहता है। ये कथन भी आपका महत्वपूर्ण है बहुत। और फिर उसका जो अलका का ये कथन है कि कोमल सया पर लेटे रहने की प्रत्याशा में स्वतंत्रता का विसर्जन करना पड़ता है, यही उन विलासपुर राजभवनों का प्रलोभन है। ये जो दोनों कथन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोनों कथन अलका के जो है ये आपका परीक्षा में पूछ सकता है, उस दृष्टि से दोनों कथन आपके महत्वपूर्ण, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद पर यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, सिंहड़ को छुड़ाने के लिए अलका मान जाती है कि वो क्या कहते हैं शादी कर लेगी। ठीक है, फिर शादी कर लेगी, पर वो कहती है कि नहीं, जैसे अलका का जो यहाँ पे है कि सिंहड़ के देश पर यवनों का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने और सिंहड़ अपनी मालों या रक्षा के लिए मुक्त हो जाए। ये पर्वतेश्वर से शादी करने के लिए अलका ये अपना प्रस्ताव रखती है कि सिंहड़ के देश यानी मालव, सिंहड़ कहाँ का था, मालव का था, मालव देश पर यवनों का सिकंदर का आक्रमण होने वाला है, वहाँ तुम्हारी सेना यवनों की सहायक न बने। तुम्हारी सेना यानी पर्वतेश्वर की सेना यवनों की सहायता न करे, लेकिन ये लोग संधि हुई थी, वो सहायता करना जरूरी था पर्वतेश्वर के लिए, और सिंहड़ अपनी मालव रक्षा के लिए मुक्त हो जाए, यही उसका प्रस्ताव रहता है। तो उसको क्या कहते हैं, पर्वतेश्वर स्वीकार कर लेता है और सिंहड़ को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद इसका फिर अगले अंक में क्या है, अब ये मालव का जो मतलब मालव एक परिषद बैठती थी जिसमें बात होती है कि क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त को
सेनापति बनाने की बात होती है। जैसे यहाँ पर पहले कहते हैं कि क्षुद्रकों ने उन्हें अपना सेनापति बना लिया था। सेनापति क्षुद्रकों के मनोनीत सेनापति मागध चंद्रगुप्त ही हैं। क्षुद्रक मान लिए थे और यहाँ प्रस्ताव, अब ये मालव में प्रस्ताव था कि सिकंदर को, अरे चंद्रगुप्त को सेनापति बनाया जाए। फिर वहाँ से सिंगल छूटने के बाद यहाँ आता है कि जो नागदत्त नाम का जो भी इंसान रहता है, ये इसको नहीं, इसको मतलब इसके मत से चंद्रगुप्त को सेनापति नहीं बनाना चाहिए, इसका मत ये था। पर ऐसा नहीं है। लेकिन सिंगड़ का मतलब एक ऐसा उसका पद था कि वो कुछ भी कर, मतलब क्योंकि मैं मालव सेना का बलाधिकृत हूँ, मुझे सेना का अधिकार परिषद ने प्रदान किया है और साथ ही मैं संधि विग्राही का कार्य भी करता हूँ। पंचनद की परिस्थिति स्वयं देख आया हूँ और मागध चंद्रगुप्त को भली बातें जानता हूँ। मैं चंद्रगुप्त को आदेशानुसार युद्ध चलाने के लिए सहमत हूँ और मेरी एक प्रार्थना है, उत्तरापद के विशिष्ट राजनीतिक आज चाणक्य की गंभीर राजनीतिक विचार सुनने पर आप लोग अपना कर्तव्य निश्चित करें। मतलब इसका पद ऐसा था कि वो इनको चंद्रगुप्त को सेनापति बना लेता है और चाणक्य की बातों पे चलने के लिए सबको वो कहता है, अपने हिसाब से कहता है। इसमें ये है तो चाणक्य अपना जो भी बात करता है, तो इसमें सबसे मतलब आपका ये है कि मतलब एक तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है कि विस्तृता प्रदेश के अधीश्वर पर्वतेश्वर के यवनों से संधि करने पर भी चंद्रगुप्त के यही उद्योग का फल है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आएगी। क्या रहता है, तो ये था कि ये सब चाणक्य का अपनी कूटनीति ही थी। वो अलका के पास अपने जो भी संदेश से पहुंचा रहा था, वहीं से अलका पर्वतेश्वर के सामने अपना प्रस्ताव रखती है कि वो यवनों की सहायता नहीं करेंगे। तो यही चंद्रगुप्त यहाँ कहता है कि पर्वतेश्वर की सेना यवन सहायता को न आवेगी। ये यहाँ पर घटनाक्रम आगे चलता है। उसके बाद फिर कुछ इतना खास इधर नहीं है। फिर और ये पर्वतेश्वर का अपना वो क्या कहते हैं, पर्वतेश्वर के यहाँ का दृश्य अगले अंक में, 7वें अंक में अलका पर्वतेश्वर की बातें होती है। इन लोग का मतलब जो भी प्रणय निवेदन था पर्वतेश्वर का अपना अलका से करता रहता है। फिर अलका का यहाँ पर गीत होती है, वो गीत गाती है कि बिखरी किरण अलक व्याकुल हो, बिरस बदन पर चिंता लेख, छाया पथ में राह देखती, किंती प्रणय अवधि की रेल। यहाँ पे अपना इन लोग के पर्वतेश्वर और अलका, पर्वतेश्वर अपना प्रणय निवेदन करता रहता है अलका से, फिर अलका ये गीत गाती है। उसके बाद फिर पर्वतेश्वर वही बात कहता है कि अलका मैं पागल होता जा रहा हूँ, ये तुमने क्या कर दिया। अलका का है कि मैं गा रही हूँ। फिर पर्वतेश्वर में परिहास न करो, बता मैं क्या करूँ। फिर अलका यहाँ बोलती है कि यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा, क्योंकि पर्वतेश्वर और सिकंदर की संधि थी और अलका का पर्वतेश्वर क्या कहते हैं प्रण किया था अलका के सामने कि अगर तुम मुझे मतलब अलका का प्रस्ताव था कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो तुम मालव पे जो यवन आक्रमण कर रहे हो उस पर तुम सिकंदर की सेना के साथ नहीं जाओगे। पर संधि कारण पर्वतेश्वर ठुकरा नहीं सकता था। तो वही अलका यहाँ कहती है कि यदि सिकंदर के रण निमंत्रण में तुम न जाओगे तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। फिर अलका का दूसरा कथन ये है कि पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। अब समझ गए होगे कि संधि नहीं पराधीनता की स्वीकृति थी। जो वो संधि किया रहता है वहाँ मतलब लड़ता नहीं, सिकंदर से संधि कर लेता है। वही बात यहाँ कहती है कि तुमने संधि करके खुद को सिकंदर के अधीन कर दिया है। अब तुम अपने हिसाब से कुछ नहीं कर सकते। अगर तुम नहीं चाहोगे कि मैं मालव पे क्या आक्रमण न करूं तो तुम्हारा राज्य चला जाएगा। ये बात यही होती है। उसके बाद ये अंक खत्म हो जाता है और फिर ये रावी नदी के तट पे ये लोग रावी नदी के तट पे पता कर रहे थे कि यवन की सेना कहाँ तक पहुंची है। मालविका और चंद्रगुप्त बैठ के और कुछ और इन लोग जो सैनिक थे ये लोग नदी में पता कर रहे थे कि चंद्रगुप्त की सेना कहाँ तक पहुंची है। तो फिर चंद्रगुप्त का जो ये कथन है कि यवनों की जल सेना पर आक्रमण करना होगा, विजय के विचार से नहीं, केवल उलझाने के लिए और उनकी सामग्री नष्ट करने के लिए। इसमें कुछ इतना खास नहीं है कि मतलब ये लोग बस इधर से आक्रमण नहीं कर रहे थे, ये लोग सिर्फ अपना देख रहे थे कि यवन सेना यानी कि सिकंदर की सेना कहाँ कहाँ पहुंची है और वो लोग सिर्फ आक्रमण करने के सिकंदर के सैनिकों पर आक्रमण करना चाहते हैं, उनको उलझाने के लिए, और जो उनका जो भी अस्त्र था उसको नष्ट करने के लिए आक्रमण करने की बात करते हैं इसमें। फिर
फिर जब वहाँ से आते हैं तो फिर एक नाव तेजी से आती है और उस पर से अलका उतर आती है। अलका परवतेश्वर के साथ सिकंदर से मिलने गई थी, पर वहाँ से आ जाती है इधर इन लोग के पास, चंद्रगुप्त के पास आ जाती है। फिर अलका आके यहाँ पर ये खबर देती है कि परवतेश्वर ने प्रतिज्ञा भंग की है कि वह सैनिकों के साथ सिकंदर की सहायता के लिए आया है। मालवों की नाव में घूम रही है, मैं जानबूझकर परवतेश्वर को छोड़कर पहुँच गई, परंतु मैं बंदी आई हूँ। तो ये यहाँ बता देती है कि वो अपनी प्रतिज्ञा जो लिया था कि मैं यवन सेना की सहायता नहीं करूँगा, पर वो सहायता कर रहा है। तो वही बात यहाँ आके अलका बताती है इन लोगों को। फिर अलका यहाँ से मालविका के साथ चली जाती है। और फिर आगे यहाँ पर देखेंगे कि देवपुत्र सिकंदर यानी चंद्रगुप्त सिकंदर चंद्रगुप्त को मिलने के लिए बुलाता है, मतलब कोई भी बात करने के लिए, लेकिन चंद्रगुप्त नहीं जाता है। इसमें ये रहे। इसके बाद फिर आप लोग अगले देखेंगे कि और यहाँ कल्याणी और चाणक्य की बात होती रहती है। कल्याणी अपने देश यानी मगध जाने की बात करती है, पर चाणक्य उनको मना करता है क्योंकि वो कहते थे कि जैसे चाणक्य का ये है, परंतु राजकुमारी उसका असीम प्रेमपूर्ण हृदय भग्न हो जाएगा, वह बिना पतवार की नौका के सदृश इधर उधर बहेगा। ये चंद्रगुप्त के बारे में है, क्योंकि चंद्रगुप्त कल्याणी के प्रति आकर्षित था, कहीं ना कहीं प्रेम था। और चाणक्य चंद्रगुप्त को इस वक्त मतलब अपने पद से मतलब हटाना चाहते थे, इसलिए वो कल्याणी को अपने पास रखने की बात करते हैं। तभी अमात्य राक्षस का प्रवेश, जो वहाँ का एक मंत्री था, मतलब मंत्री टाइप का था। कहाँ का अमात्य राक्षस कहाँ का था, किस राज्य का था? मगध का था। हाँ, अमात्य राक्षस मगध का। फिर वही मगध, तो ये राक्षस आता है कल्याणी, क्या कहते हैं, कल्याणी को लेने के लिए, ठीक है। फिर वही इसमें और क्या कहते हैं, चाणक्य में राक्षस और चाणक्य में बनती नहीं थी, तो इन लोग में वही बहस होती है। लेकिन चाणक्य क्या कहते हैं, राक्षस को मना लेता है रहने के लिए, मतलब उसको ये बता के कि अगर क्या कहते हैं इस युद्ध में हम लोग की हार हुई तो फिर मगध के राज्य में मगध की प्रजा को बहुत तड़पना पड़ेगा, उसकी प्रजा पे बहुत ही जुल्म होगा। इसलिए चाणक्य को अपने पास रोक लेता है, क्योंकि चाणक्य राक्षस को रोक लेता है क्योंकि वो जानता था अगर राक्षस रुकेगा तो कल्याणी भी रुकेगी। फिर चाणक्य अपनी कूटनीति से इनको अपने पास रोक लेता है। फिर चाणक्य कहते हैं कि तुम स्वयं रहो और राजकुमारी भी रहे, और तुम्हारे साथ जो नवीन गुल्म आए हैं उन्हें भी रखना पड़ेगा। जब सिकंदर रावी के अंतिम छोर पहुंचेगा तब तुम्हारी सेना काम पड़ेगा। राक्षस फिर भी मगध मेरा स्नेह है, मैं उसे उजड़ने और हत्याओं से बचाना चाहता हूँ। मतलब इसी बात पे राक्षस रुक जाता है कि वो मगध के बारे में कह के, और चाणक्य राक्षस से ये भी कहता है कि तुम्हारे साथ जो सेना आई है, क्योंकि वहाँ का मंत्री तो उसके साथ कुछ ना कुछ सेना आई रही होगी, तो चाणक्य राक्षस को रोक लेता है कि जब वहाँ की सेना है उसकी भी जरूरत हमें पड़ेगी। तो राक्षस रुक जाता है इन लोग के पास। तो फिर जैसे यहाँ राक्षस का ये कथन है कि मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, यानी कि चाणक्य का, पर इसकी बातें मानने के लिए विवश हो रहा हूँ राजकुमारी। यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता ना होती। ये कथन है, यह मगध का विद्रोही अब तक बंदी कर लिया जाता यदि इसकी स्वतंत्रता की आवश्यकता ना होती। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है राक्षस का। कहीं ना कहीं उसे भी पता था कि भारत के लिए और भारत के यौवनों से बचाने के लिए चाणक्य और चंद्रगुप्त का स्वतंत्र होना कितना जरूरी है। ये कथन आपको बहुत ये दर्शाता है कि इसके लिए कितना जरूरी था, ये बात है। फिर चाणक्य अपना अगला घटनाक्रम देता है कि जल यात्रा में इतना विघ्न उपस्थित हुआ कि सिकंदर को स्थल मार्ग से मालवों पर आक्रमण करना पड़ा। यहाँ सिकंदर मालवों पर आक्रमण कर दिया है। अपनी विजयों पर फूल तो उसने ऐसा किया, परंतु जा फंसा उनके चंगुल में। अब इधर क्षुद्रकों और मागधों की नवीन सेनाओं से उनको बाधा पहुँचानी पड़ेगी। मतलब कि वो मालव में फंस गया है, पर इधर चाणक्य की कूटनीति थी कि क्षुद्रकों की सेना और जो मागध की सेना जो आई थी किसके साथ, राक्षस के साथ, वो लोग भी जाके आक्रमण करेंगे ताकि सिकंदर पे और शिकंजा कस जा सके। तो ये बात होती है। और फिर आगे चल के फिर मतलब वो चला जाता है, कल्याणी चली जाती है, चला जाता है कि फिर आके वो राक्षस को एक बात बताता है कि नंद को अपनी प्रेमिका सुहासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है, अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा, समझे। यहाँ राक्षस को ऐसी घटना देता है कि वो मगध किसी प्रकार लौट ही न पाए। वहाँ मतलब चढ़ के राक्षस को बांध देता है। सुहासिनी कौन थी? सत्कार सत्कार की बेटी। सत्कार की बेटी थी, और
वो क्या कहते एक नंद तो वो के बहुत नंद के रंग, थी। हाँ, नंद के रंगशाला में अभिनय करती थी और नंद को उससे प्रेम, नंद को सुहासिनी से आकर्षण था, ठीक है। लेकिन सुहासिनी राक्षस को पसंद करती थी, यही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, कि नंद को अपनी प्रेमिका सुहासिनी से तुम्हारे अनुचित संबंध का विश्वास हो गया है, अभी तुम्हारा मगध लौटना ठीक न होगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे है। इस वक्त में इतना आपको मिलता है। उसके बाद फिर माला दुर्ग का, मतलब ये माला दुर्ग का भाग है, इसमें अलका और मालिका की बात होती रहती है। तो ये कथन नहीं, ठीक है, इतना वो नहीं है। तो फिर इसमें ये युद्ध होता है, तो लेकिन फिर क्या होता है कि मालिका कहीं गई होती है और क्या कहते हैं, अलका रहती है। अच्छा, तब तक कहीं से दुर्ग में मतलब दो यवन सैनिक आते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि धनुष चढ़ाकर तीर मारती है, यवन सैनिक मर जाता है। दूसरा फिर ऊपर आता है, उसे भी मारती है। तीसरी बार स्वयं सिकंदर ऊपर आता है, ठीक है। मतलब ये लोग दुर्ग में कूदने की कोशिश करते हैं। तीर का वार बचाकर दुर्ग में कूदता है और अलका को पकड़ना चाहता है सहसा सिंहगढ़ का प्रवेश। तब चंद्रगुप्त को ये लोग बंदी बना लेते हैं। यहाँ पैसा सिंहगढ़ से है कि चंद्रगुप्त ने सिकंदर को, तुमको स्वयं इतना साहस नहीं करना चाहिए सिकंदर, तुम्हारे प्राण बहुमूल्य हैं। तो सिकंदर का ये कथन बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे हो जाता है कि सिकंदर केवल सेनाओं को आज्ञा नहीं देना नहीं जानता, मतलब ये बात करता है कि सिकंदर सिर्फ सेनाओं से युद्ध नहीं करता, वो खुद भी युद्ध करता है। फिर वो सिंहगढ़ पे हमला करता है, पर सिंहगढ़ बच जाता है और सिंहगढ़ बच जाता है और सिकंदर घायल हो जाता है। उसके बाद ये लोग मतलब एक तरह से भेज इनको छोड़ देते हैं। सिंहगढ़ सिकंदर को छोड़ देता है और उसका जो यहाँ पे वजह बताता है कि ठहरो मालो वीर ठहरो, यह भी एक प्रतिशोध है। यह भारत के ऊपर एक ऋण था, पर्वतेश्वर के प्रति उदारता दिखाने का प्रत्युत्तर है। यवन जाओ शीघ्र जाओ। ये वार्ता ने सिकंदर को छोड़ देता है और उसको वजह देता है कि सिकंदर ने पर्वतेश्वर के ऊपर के प्रति उदारता दिखाई थी, ये उसका ही मतलब ऋण चुका रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद यही युद्ध होता है और मतलब जो दुर्ग का द्वार टूट जाता है, यवन सेना भीतर आ जाती है, पर उसके पीछे क्या कहते हैं, दुर्ग में ये लोग रहते हैं। दुर्ग में सिकंदर आता है, सिकंदर घायल होता है और लेकिन यवनों की सेना दुर्ग का द्वार तोड़ के दुर्ग के अंदर आ जाती है। मालव दुर्ग, मतलब जो मालव राज्य का दुर्ग रहता है, उसके अंदर आ जाती है। पर ऐसा रहता है कि उस यवनों की सेना के पीछे चंद्रगुप्त की सेना यानी मगध की सेना थी, ठीक है। तो यही सब यहाँ पे होता है। तो सिंहगढ़ कहती है कि आप लोग खुद को घेरना नहीं चाहते तो आप यहाँ चले जाएं। तो फिर चंद्रगुप्त का शांति मार्ग दो, जाओ सेनापति, सिकंदर का जीवन बच जाए तो फिर आक्रमण करना, यही बात है, ठीक है। मतलब छोड़ देते हैं, क्या कहते हैं, सिल को सिर्फ छोड़ देते हैं और सिकंदर को भी छोड़ देते हैं, लोग जाने देते हैं। और चंद्रगुप्त का वो होता है। फिर यहाँ आपका तृतीय अंक शुरू होता है। फिर तृतीय अंक में होता है कि जो राक्षस रहता है वो अभी तक इनके शिविर में ही रहता है। जो चंद्रगुप्त के सैनिकों का शिविर था वो अभी वहीं रहता है। तो फिर एक चर आता है, मतलब चर या जो एक अनुचर टाइप का है, वो जो चर मतलब अनुचर ही, वो आता है। तो वो मगध की खबर देता है राक्षस को कि सुहासिनी पर आपसे मिलकर कुचल कर रचने का अभियोग है, वह कारागार में है। उसके बाद फिर आगे चर कहता है, हाँ अमात्य, प्राण दुर्ग पर अधिकार करके विद्रोह करने के अपराध में आपको बंदी बनाकर ले आने वाले के लिए पुरस्कार की घोषणा की गई है। ये आके राक्षस को बताता है वो चर, मतलब जो उसका अनुचर रहता है, आगे बताता है। तो इसके लिए क्या कहते हैं, वो बहुत राक्षस खुद पर क्रोध करता है कि भूल थी, मेरी भूल थी, मूर्ख राक्षस, मगध की रक्षा करने चला था, जाता मगध, करती प्रजा, लूटते नगर। क्योंकि चाणक्य कहीं ना कहीं यही बात की, मतलब मगध का राज चला जाएगा यवनों के अंदर में, वहाँ की प्रजा मरेगी, सारे नगर लूट जाएंगे, यही सब कह के राक्षस को चाणक्य रोका रहता है। तो वही यहाँ पश्चाताप करता है। उसके बाद फिर कोई आता है तो फिर लेकिन फिर मतलब चाणक्य ऐसा क्या रहता है कि कोई उसकी नजर से हटे नहीं। तो कोई आके मतलब जैसे एक नायक का सैनिकों के साथ प्रवेश, नायक अमात्य राक्षस मगध सम्राट की आज्ञा से शस्त्र त्याग किया बंदी है। मतलब कि मगध से सेना आके इनको बंदी बना रही थी, क्या कहते हैं, राक्षस को। पर ऐसा नहीं है। फिर आप देखेंगे कि दूसरी ओर से 8 सैनिक आकर उन पहले सैनिकों को बंदी बनाते हैं और राक्षस आश्चर्य पर देखना होकर देखता है।
फिर वो पूछता है कि तुम सब कौन हो? राक्षस के सही रक्षक। मतलब चाणक्य जितने भी लोगों को अपने पास रखता था उसके लिए कुछ उनके शरीर रक्षक यानी कि बॉडीगार्ड टाइप का बना के रखा था, कोई किसी कुछ हो ना। तो जब मगध से सैनिक आके बंदी बनाते हैं राक्षस को, तो पीछे से चाणक्य के जो मतलब लगाए हुए सैनिक थे वो उन लोग को बंदी बना लेते हैं। यहाँ पे ये है। उसके बाद फिर राक्षस को एक पत्र मिलता है कि अलका का सिंगरण से ब्याह होने वाला है, उसमें मैं भी निमंत्रित किया गया हूँ। चाणक्य विलक्षण बुद्धि का ब्राह्मण है, उसकी प्रखर प्रतिभा कूटनीति के साथ रात दिन जैसे खिलवाड़ किया करती है। मतलब वो तो अपना कहता है, चाणक्य के बारे में भी बात है, लेकिन यहाँ पे अलका और सिंगरण के विवाह का वो निवेदन यहाँ मिलता है इनको। फिर अगला ये है कि यवनों ने मालवों से संधि करने का संदेश भेजा है। यवनों ने मालवों से उनकी संधि करने का संदेश भेजा है। सिकंदर ने उस वीर रमणी अलका को देखने की बड़ी इच्छा प्रकट की है, जिसने दुर्ग में सिकंदर का प्रतिरोध किया था, जो दुर्ग में लड़ी थी सिकंदर से। इधर इतना बात होती है, इसमें कुछ इतना यहाँ इतना है। इसके बाद तीसरे अंक का दूसरा दिश है। तो यहाँ पर्वतेश्वर अपने दुर्ग में टहल रहा था, मतलब अपने राज्य में। तो वहाँ चाणक्य और अपने आत्महत्या करने की कोशिश करता है। तो चाणक्य आ जाता है, चाणक्य क्या कहते हैं, बचाता है इनको, पर्वतेश्वर को। तो वही बात होती है यहाँ पे। चाणक्य आके पूछता है कि कैसा क्या सच में चंद्रगुप्त क्षत्रिय ही है ना? तो फिर वही क्या कहते हैं, ये हुआ है कि चाणक्य की बात चाणक्य पूछता है, पौरव शांत हो, मैं एक दूसरी बात पूछता हूँ, वृषल चंद्रगुप्त क्षत्रिय है कि नहीं, अथा उसे मुद्राभिषक्ति करने में ब्राह्मण से भूल हुई। कहीं ना कहीं चाणक्य को भी क्लियर नहीं था वो क्षत्रिय है कि नहीं। तो यहाँ पर्वतेश्वर का कथन है बहुत महत्वपूर्ण है कि आह ब्राह्मण व्यंग न करो, चंद्रगुप्त के क्षत्रिय होने का प्रमाण यही विराट आयोजन है। आर्य चाणक्य, मैं क्षमता रखते हुए जिस कार्य को न कर सका वो कार्य निस्सहाय चंद्रगुप्त ने किया। आर्याव्रत से यवनों को निकाल जाने का संकेत उसके प्रचुर बल का द्योतक है। मैं विश्वस्त हृदय से कहता हूँ चंद्रगुप्त आर्याव्रत का क्षत्र सम्राट होने का उपयुक्त है, अब मुझे छोड़ दो। चाणक्य जो ये कथन है कि पौरव ब्राह्मण राज करना नहीं जानता, करना भी नहीं चाहता। हाँ, वह राजाओं का नियमन करना जानता है, राजा बनाना जानता है। इसलिए तुम्हें अभी राज्य करना होगा, और करना होगा वह कार्य जिसमें भारतीयों का गौरव हो और तुम्हारे छात्र धर्म का पालन हो। जो यहाँ से यहाँ तक कथन है बहुत महत्वपूर्ण, इसको आप देख लीजिएगा। तो मतलब पर्वतेश्वर को क्या कहते हैं, आत्महत्या करने से रोक लेते हैं यहाँ पे चाणक्य। फिर इनसे बात करते हैं, और यहाँ पे जो कथन है, इनका कथन ये भी बहुत महत्वपूर्ण है चाणक्य का, कि मनुष्य अपनी दुर्बलता से भली भांति परिचित है, परंतु उसे अपने बल से भी अवगत होना चाहिए। ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। फिर वही सिंगरण और अलका के विवाह की बात करता है। फिर गांधार नरेश का प्रवेश होता है, जो अलका खोजते खोजते पर्वतेश्वर के पास आए रहते हैं, पर सिकंदर उनको अपने पास क्या कहते हैं, अपने साथ लेके जाते हैं उनकी शादी में। और फिर इधर कार्नेलिया चंद्रगुप्त का जो भी प्रणय बातें हो रही थी वो होती हैं। कार्नेलिया भारत के बारे में जो बताती है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, यहाँ के श्यामल कुंज, घने जंगल, शैताओं की माला, मतलब यही सब भारत का वर्णन करती है। पर ये जो यहाँ वाला बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए, कि अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, ये भारत मानवता की जन्मभूमि है। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और ये पूरा मतलब सिंगरण कह रहे हैं, चंद्रगुप्त और कार्नेलिया की बात हो रही है, और ये लोग मतलब यही सब है। उसके बाद फिलिप्स आता है। फिलिप्स को फिर क्या कहते हैं, कार्नेलिया काट देती है, और फिलिप्स चंद्रगुप्त से द्वंद्व युद्ध का निवेदन करता है। तो फिर वही चंद्रगुप्त कहता है, आधी रात पिछली बार जब तुम्हारी इच्छा हो मैं द्वंद्व के लिए प्रकट हूँ। ये सब बात होती है चंद्रगुप्त और फिलिप्स की। फिर कार्नेलिया का जो कथन ये है कि सिकंदर ने भारत से युद्ध किया है, और मैंने भारत का अध्ययन किया है। मैं देखती हूँ कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का नहीं, बल्कि इसमें दो बुद्धियाँ लड़ रही हैं। यह अरस्तु और चाणक्य की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उसके अस्त्र है। ये कथन बहुत महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, मतलब जो हम कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण, उसको आप लोग नोट करते रहिए या फिर वैसे हाईलाइटेड तो मिल जाएगा आपको, पर देख लीजिएगा आप लोग। मतलब वही कहती है कि यह युद्ध ग्रीक और भारतीयों के अस्त्र का ही नहीं, इसमें दो बुद्धियां लड़ रही हैं। यह अरस्तु यानी सिकंदर का गुरु, और चाणक्य यानी चंद्रगुप्त का गुरु की चोट है, सिकंदर और चंद्रगुप्त उसके अस्त्र है। ठीक है। इसके बाद कल्याणी और राक्षस का प्रवेश होता है, दोनों बात करते रहते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे राक्षस चाणक्य की प्रशंसा करता है
कि शत्रु की उचित प्रशंसा करना मनुष्य का धर्म है, तुमने अद्भुत कार्य किए, इसमें कोई संदेह नहीं। इसके बाद राक्षस और कल्याणी वापस नंद के पास जाना चाहते थे, ये बात यहाँ पे होती है। फिर चाणक्य क्या कहते हैं, राक्षस से कहता है कि मैं सुहासिनी से तुम्हारी भेंट भी करा देता, परंतु वो मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती, क्योंकि वो पहले मतलब इसको राक्षस से पता चलता है कि सुहासिनी को कारागार में बंदी बना दिया गया है। पर चाणक्य कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं सुहासिनी तुम्हारी भेंट करा सकता हूँ, पर सुहासिनी मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगी। तो फिर राक्षस अपना कोई मुद्रा मतलब अंगूठी दे देता है कि चाणक्य को, कि चाणक्य सुहासिनी को कारागार से मुक्त करो, मुझसे भेंट करा दो। ये बात यहाँ होती है। उसके बाद चाणक्य मुद्रा लेके चला जाता है और राजकुमारी को प्रणाम कहता है। कल्याणी अपना क्या कहते हैं नंद यानी मगध चली जाती है। और यहाँ क्या कहते हैं, चाणक्य और परतेश्वर की बात होती रहती है। तो वे चाणक्य परतेश्वर से कहते हैं कि अत्याचारी नंद के हाथों से मगध का उद्धार करने के लिए चाणक्य ने तुम्ही से पहले सहायता मांगी थी, अब तुम्ही से लेगा भी, अब तो तुम्हें विश्वास होगा। मतलब वो अभी भी परतेश्वर को जानता था कि वो जरूर क्या कहते हैं चंद्रगुप्त को वहाँ के मगध का शासन दिलाने में बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो वही चाणक्य यहाँ कहता है। उसके बाद अब ये लोग सिकंदर एक ओर से यवन अब देश छोड़ के जा रहे थे, तो फिर यह है कि एक ओर से सिकंदर, सेल्यूकस, कार्नेलिया, फिलिप्स इत्यादि, दूसरी ओर से चंद्रगुप्त, सिंगड़, अलका, मालविका और आम्बिक इत्यादि का यवन और भारतीय रणवाद्यों के साथ प्रवेश, इन लोगों का प्रवेश होता है। तो अब सिकंदर इनको बताता है, सिकंदर चंद्रगुप्त से कहता है कि जिस समय तुम भारत के सम्राट होगे उस समय उपस्थित न रह सकूंगा, उसके लिए पहले से बधाई है। मुझे उस नग्न ब्राह्मण दंडायन की बातों का पूर्ण विश्वास हो गया जो भविष्यवाणी किए रहते हैं। फिर सिकंदर का ये कथन भी मिलता है आपको कि धन्य है आप चाणक्य के बारे में, कि मैं तलवार खींचे हुए भारत में आया, हृदय देकर जाता हूँ, विस्मय विमुग्ध हूँ, जिनसे खड़ग परीक्षा हुई थी युद्ध में, जिनसे तलवारें मिली थी, उनसे हाथ मिलाकर मैत्री के हाथ मिलाकर जाना चाहता हूँ। ये सिकंदर कहता है चाणक्य से। उसके बाद फिर चाणक्य जो ये कहते हैं कि भारतीय सदैव उत्तम गुणों की पूजा करते हैं। इस अंक में आपको इतना मिलता है। आज एक अंक और देख लेते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे कूटनीति दिखेगी चाणक्य की, इस अंक में बहुत अच्छे से। जब राक्षस जा रहे थे तो एक और चर आता है, मतलब अनुचर टाइप का, और राक्षस की बात हो रही थी कि जैसे चर कहता है, देखो चर का है कि छल, प्रवंचना, विश्वासघात। चर कहता है मगध से आज मेरा सखा कुरग आया है, उसने यह मालूम हुआ कि महाराज नंद का क्रोध आपके ऊपर नहीं, वह आपके शीघ्र मगध लौटने के लिए उत्सुक है। ये आपको याद वहाँ था कि उसको बंदी बनाने का बात हुई है उस अंक में। फिर राक्षस सुहासिनी के बारे में पूछता है, और सुहासिनी, फिर चर कहता है सुहासिनी सुखी और स्वतंत्र है, मुझे चाणक्य के चर से बहुत धोखा हुआ था जब मैंने आपसे वहाँ का समाचार कहा था। चाणक्य के चर से राक्षस के पास समाचार कौन ले गया था, ये चर ले गया था, और चर को समाचार कौन दिया था, चाणक्य का चर दिया था। तो कहीं ना कहीं वो चाणक्य की कूटनीति थी राक्षस को वहाँ रोकने की मगध सेना के साथ। यहाँ चाणक्य की बहुत बड़ी कूटनीति थी। जैसे एक राक्षस कह रहा है, तब क्या मैं कुचक में डाला गया हूँ, चाणक्य की चाल है वो मैं समझ गया, मुझे अभी निकल भागना चाहिए। सुहासिनी पर भी कोई अत्याचार मेरी मुद्रा दिखाकर न कर किया जा सके, इसलिए मुझे उससे भी मगध पहुँचना चाहिए। और सुहासिनी की अंगूठी, अपने राक्षस की अंगूठी भी ले थे चाणक्य के लिए थे कि अगर राक्षस के पहले लोग वहाँ पहुँच जाते हैं मगध में, तो उस अंगूठी सुहासिनी को दिखा कहीं ना कहीं विद्रोह कर लेते हैं। फिर राक्षस ये कहता है कि मेरी मूर्खता, चाणक्य मगध में विद्रोह करना चाहता है। कि पूरी कूटनीति थी चाणक्य की राक्षस को वहाँ रोकने की, अपने शिविर में रोकने की, ताकि मगध की सेना वहाँ रहे और वो युद्ध में सहायता कर सके। यहाँ पे ये होता है। उसके बाद चाणक्य, पर्वतेश्वर और चंद्रगुप्त की बात होती है वहाँ मगध जाने की और वहाँ आक्रमण करने की। इसमें इतना ही है, और बाकी अब आज के लिए इतना करते हैं। और जो बचा है ये 5 इसमें हमको लग रहा है कि 5 दृश्य बचे होंगे और अगले में 10 है, ये अगले कक्षा में किया जाएगा। इतना सब कुछ क्लियर है? हाँ क्लियर है। हाँ, किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए।
इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? तो ठीक है, आप लोग मतलब इतना समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत नहीं ना हुई है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं। ठीक है, तो आप लोग नाटक पढ़ जाइए। हम इतना कहेंगे, नाटक आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि जो भी था हम बता ही चुके हैं। तो फिर ठीक है, आप अपना क्या कहते हैं, चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों और जो उनकी रचनाएं हैं उसका नोट्स बनाना शुरू करिए, और जो बहुत ज़रूरी है वो। और फिर भारतेंदु हर्षन के बारे में भी लिख लीजिए। अभी आप लोग का आदिकाल पूरा हो गया, साहित्य इतिहास दर्शन पूरा हो गया है, भारतेंदु के नाटक पूरे हो गए हैं, चंद्रगुप्त का मतलब जयशंकर प्रसाद जी का एक नाटक पूरा होने वाला है। तो आप लोग नोट्स बनाते चलिए, बिना नोट्स बनाए आप लोग का काम नहीं होने वाला, इसलिए हम बार बार कह रहे हैं नोट्स बनाइए। और ठीक है, फिर आज कक्षा बंद करते हैं। ठीक है, शुभ रात्रि सबको। शुभ रात्रि। बाय। शुभ